ऊंचाइयां पा सकते हैं उनका कोई आकलन नहीं कर सकता, असीम है। ऐसे ही जो राष्ट्र अपनी शक्तियों का, अपने देश के नागरिकों की शक्तियों का, अपने देश के नागरिकों के श्रम का, अपने देश के नागरिकों के शारीरिक श्रम का, बौद्धिक श्रम का, जो अपने देश के संसाधनों का पूरा उपयोग करता है, वो राष्ट्र स्वावलंबी बन जाता है। हम देश को खाद्य अन्नों में, दालों में, खाद्य तेलों में, दुग्ध में हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं। वस्त्रों में इस पूरे देश को हम आत्मनिर्भर बना ही नहीं सकते। पूरी दुनिया के अंदर हम अपने वस्त्रों का और ज्यादा निर्यात कर सकते हैं, जैसे पहले हमने किया, अभी भी होता है आंशिक रूप से, लेकिन विदेशों से कितना हमारे यहां पर यार्न आता है। जब कंपनियां लाखों लाखों करोड़ रुपए हर साल कमा रही हमारे देश के नागरिकों को वस्त्र भेज भेज के, हमारे देश में किस चीज की कमी है? हमारी रोटी के ऊपर विदेशियों का नियंत्रण है, हमारी बेटियों के ऊपर विदेशियों का नियंत्रण है, रोटी से लेकर के बेटी तक, खेत से लेकर के पेट तक। हमारी देश की बेटियों को विदेशी कंपनियों ने इस तरह से बरगलाया है। उनके वस्त्र देखो, उनकी वेशभूषा देखो, उनके रूप साज सज्जा के सामान देखो, उनकी भाषा देखो, उनके विचार देखो, तो पूरे देश को बुरी तरह से नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए पूरी योजना बनाई हुई है। देश के खेत से लेकर के, खेत से रोटी पैदा होती है, बीज से लेकर के, खाद से लेकर के, कीटनाशकों से लेकर के, इस तरह से देश को बुरी तरह से अब विदेशी कंपनियों ने अपने क्रूर पंजों में उसको जकड़ा हुआ है। बुरी तरह से देश को रौंदा जा रहा है। हमारी शिक्षा व्यवस्था पर, हमारी शिक्षा व्यवस्था का मार्गदर्शन हम विदेशियों से प्राप्त करते। विदेशी शिक्षा व्यवस्था टीबी मैकाले के हमने जीव की त्यों ही रखी हुई। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर विदेशियों का कब्जा, सारी दवाइयां विदेशी तो यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। हमारी सुरक्षा व्यवस्था में विदेशी कंपनियों से बहुत कुछ हम ले रहे थे, तो हमारी सेना अब काफी स्वावलंबी बनती जा रही है, आत्मनिर्भर बनती जा रही है। सुरक्षा के क्षेत्र में यदि हम थोड़ा सा हमारे भीतर स्वाभिमान हो, जज्बा हो, हमारी नीतियों में हम परिवर्तन करें, तो 100% हम सुरक्षा व्यवस्था में स्वावलंबी हो सकते हैं। किसी विदेशी के आगे हमें झुकने की जरूरत है ही नहीं। क्या हम अपने देश को ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है इसके संदर्भ में स्वावलंबी नहीं बना सकते? मैंने खुद देश के बहुत से शीर्ष ओएनजीसी के अधिकारियों से बात की, वैज्ञानिकों से बात की। राजीव भाई ने भी इसके ऊपर बहुत लोगों से संवाद किया अपने पूरे इस जीवन में, और आपको हम एक निष्कर्ष बता रहे हैं। देश के हित चिंतक जितने भी लोग हैं उनका एक निष्कर्ष आपको बता रहे हैं। यदि भारत में ओएनजीसी जो हमारी कंपनी है और कुछ वैज्ञानिक जो स्वतंत्र हैं, कार्य कर रहे हैं, अपने देश के प्रतिभावान लोगों को इस काम में लगाया जाए कि देश के अंदर से तेल के खजानों को ढूंढा जाए और उस तेल को निकाल करके देश के लिए उपलब्ध कराया जाए, हम अपने देश को 5-10 वर्षों के भीतर तेल के क्षेत्र में संपूर्ण रूप से स्वावलंबी बना सकते। जो लाखों करोड़ रुपए का, करीब 3 से 4 लाख करोड़ रुपए के बीच का, 3 से 4 लाख करोड़ रुपए हम विदेशियों को दे देते हैं खाद्य तेल खरीदने के लिए। इतना पैसा अपने देश का पानी की तरह बाहर बह रहा है। आज की व्याख्यान का विषय यही रखा है, स्वदेशी से स्वावलंबी कैसे बने भारत। भाई राजीव जी को, जिन्होंने पूरे जीवन भर स्वदेशी के ऊपर चिंतन किया है और स्वदेशी भाषा, स्वदेशी वेशभूषा, स्वदेश की शक्ति, स्वदेश के संसाधन, स्वदेश का श्रम, स्वदेश में जो अपार संपदाएं हैं हमारी, उनसे हम कैसे इस देश को ऊंचा उठा सकते हैं, इसके ऊपर आपको अपना उद्बोधन देंगे। और क्योंकि वो खुद स्वदेशी में जीते हैं, मैं भी अपने जीवन में, और मैं ही नहीं, खाली राजीव भाई नहीं, इस संस्था के करोड़ों करोड़ों हमारे साधक, अब उन्होंने व्रत ले लिया है कि हमारा साबुन शैम्पू से लेकर के, वस्त्र से लेकर के, हमारे जूते चप्पल से लेकर के, हमारे पेन से लेकर के, हमारी घड़ी से लेकर के, हर चीज हमारी स्वदेशी होगी। मैं चाहता हूं देश के 115 करोड़ लोग अब एक संकल्प ले लें
कि हम मर सकते हैं, मिट सकते हैं, कट सकते हैं, लेकिन हम स्वदेशी का ही प्रयोग करेंगे, विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे। यह हमारा संकल्प है। तो इससे देश का इतना भला हो सकता है, इतना भला हो सकता है, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। यह आग्रह रखना है अपने को। मैं आज इसी स्वदेशी के भाव को आप तक संप्रेषित करने के लिए और स्वदेश का गौरव आपके भीतर जागृत करने के लिए भैराजी जी को आमंत्रित कर रहा हूं। भैराजी जी। परम पूजनीय स्वामी जी, भारत स्वाभिमान के सभी सम्माननीय बहनों भाइयों, आज मैं आपसे स्वदेशी से स्वावलंबी भारत इस विषय पर संवाद करूंगा। परम पूजनीय स्वामी जी ने जैसा आपको बताया, ये स्वदेशी बहुत गहरा दर्शन है और ये ऐसा दर्शन है जो किसी भी देश को अपने पांव पे खड़ा कर सकता है। और इस दर्शन ने पिछले 200 वर्ष में दुनिया के कई देशों में ऐसे चमत्कार किए हैं कि वो देश आज दुनिया में सबसे बड़ी महाशक्ति बन गए हैं। दुनिया में अगर आप उनका अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो पता चलेगा कि वो ताकत से खड़े हुए, स्वावलंबन के साथ और स्वदेशी के आधार पर। इतने सारे देश अगर स्वदेशी के आधार पर दुनिया भर में खड़े हो सकते हैं और महाशक्ति बन सकते हैं, तो भारत भी स्वदेशी के आधार पर ही खड़ा होकर दुनिया की महाशक्ति बन सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगर आप विदेशियों पर निर्भर हैं, परावलंबी हैं, तो आप दुनिया में कभी कोई ताकत हासिल नहीं कर सकते। आपके दोनों हाथों के नीचे कोई विदेशी बैसाखी लगी हुई है, जिस दिन उसने किसी ने हटा ली वो बैसाखी, आप तो गिर जाएंगे। तो विदेशी बैसाखियों पर परावलंबी होके, विदेशी चिंतन से, विदेशी अर्थव्यवस्थाओं की नीतियों की नकल से कोई देश कभी आगे नहीं आता। हर देश को आगे आने के लिए स्वदेशी का चिंतन, स्वदेशी का मनन और स्वदेशी का अनुपालन करना पड़ता है अपने जीवन में। तो भारत को हम महाशक्ति बनाना चाहते हैं, ये हमारा संकल्प है। भारत स्वाभिमान जो गठित हुआ है उसके कई संकल्प हैं। उनमें से सबसे बड़ा संकल्प है कि भारत माता को विश्व गुरु बनाना है, विश्व के सर्वोच्च पद पर स्थापित करना है और हमारे देश को दुनिया का सिरमौर बनाना है। तो दुनिया का सिरमौर अगर भारत बनेगा, विश्व में सर्वोच्च महाशक्ति भारत बनेगा, तो ये भी स्वदेशी के ताकत से बनेगा, स्वावलंबन की ताकत से बनेगा। इस दृष्टि से मैं आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। अभी थोड़े दिन पहले हमारे भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के फाउंडर ट्रस्टी श्री सुभाष चंद्रा जी आए थे और यहाँ उन्होंने 15 मिनट का व्याख्यान दिया था। उसमें एक बड़ी मार्मिक बात उन्होंने कही थी कि वो जब पहली बार किसी गांव में गए और वहां उन्होंने देखा कि आदिवासी महिलाएं, वनवासी महिलाएं शरीर पर एक वस्त्र धारण किए हुए, और जब वो दूसरी महिलाओं को मिलने के लिए बुलाते थे तो एक महिला अंदर जाती थी, थोड़ी देर बाद दूसरी आती थी, तो उन्होंने ध्यान किया कि दोनों के कपड़े एक ही हुआ करते थे। एक महिला अपने कपड़े उतारती थी, दूसरी पहनती थी, तब उनके पास मिलने के लिए आती थी। तो सुभाष चंद्रा ने जब कहा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ऐसे गांव मैंने देखे हैं मेरी आंखों से। इतनी गरीबी, इतनी भूखमरी, इतनी बदहाली। अब आता हूं आज की बात पर कि अब हमको फिर हमारे देश के गांव स्वावलंबी बनाने हैं और नगरों को, शहरों को गांव के आधार पर खड़ा करना है। तो गांव स्वावलंबी हो जाएं तो हमारे शहर और नगर भी स्वावलंबी हो जाएंगे, और गांव और शहर स्वावलंबी हो गए तो भारत फिर से स्वावलंबी हो जाएगा। भारत स्वाभिमान का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि हमें हमारे देश की व्यवस्थाओं को फिर से स्वावलंबी बनाना है, किसी पर निर्भर नहीं होना। पर निर्भरता सबसे बड़ा अभिशाप है। हम नहीं चाहते कि हम अभी भी परावलंबी होकर जिए। हमने 200-250 साल अंग्रेजों का परावलंबन झेला है, अब इसको ज्यादा दिन झेलने की हमें जरूरत नहीं है और गरज नहीं है। अपने समाज को स्वावलंबी बनाना, अपने पैरों पे खड़ा करना। अब अपने समाज को स्वावलंबी बनाना, पैरों पे खड़ा करना, तो ये शुरुआत गांव से ही होगी। क्योंकि अभी भी हमारे देश में आजादी के बाद 6,38,365 गांव हैं, तो गांव को ही पहले स्वावलंबी बनाना पड़ेगा। शहरों की संख्या तो 680 है और गांव 6,38,365 है। तो 6,38,365 की तुलना में 680 तो बहुत छोटी संख्या है।
अगर आप निकालेंगे तो 1% से भी नीचे निकलती है। तो शहर तो स्वावलंबी हो ही जाएंगे क्योंकि बहुत थोड़े हैं। गांव को स्वावलंबी हम बना लें, ये हमें काम करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे जी गांव स्वावलंबी हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहला काम हमें जो करना पड़ेगा कि गांव जिन कानूनों के चलते परावलंबी हुए हैं उन कानूनों को जड़ मूल से खत्म करना पड़ेगा। आप अगर मुझसे पूछेंगे कि गांव के परावलंबन को खत्म करने के लिए, स्वावलंबन बढ़ाने के लिए सबसे पहले कौन सा कानून खत्म होना चाहिए, तो मैं कहूंगा लैंड एक्विजिशन एक्ट सबसे पहले खत्म होना चाहिए। दूसरा कानून जो खत्म होना चाहिए वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। तीसरा कानून खत्म होना चाहिए गांव के स्वावलंबन के लिए इंडियन पुलिस एक्ट, जो अंग्रेजों के समय के, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी। और मैं बहुत दुख के साथ कहता हूं कि अंग्रेजों के समय के ऐसे 34,735 कानून हैं जिन्होंने हमारे गांव को जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, छोड़ते नहीं है वो गांव को स्वावलंबी होने के लिए। तो ये सब कानून हमें खत्म करने पड़ेंगे, तो हमारे देश को फिर से स्वावलंबी बना के अपने पैरों पे खड़ा कर देना है। जैसे दुनिया के देश खड़े हो रहे हैं वैसे ही हम खड़े होंगे। तो अब आप बोलेंगे ये शुरुआत हम कहां से करें? शुरुआत हमारी होगी अंग्रेजों के बनाए गए कानून से। ये कानून हटते ही हमारा काम शुरू हो जाएगा। अब पहला कानून अगर हम ये लैंड एक्विजिशन एक्ट का बदल दें तो जमीन का बंटवारा भारत के किसानों में हो सकता है। अभी हमारे पास करीब करीब 34 करोड़ हेक्टेयर जमीन है पूरे देश में। इसमें से करीब 18 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर हम खेती करते हैं। बाकी जमीन हमारी या तो जंगल के नीचे है या तो ऊसर भूमि है जिस पर खेती नहीं हो सकती। तो ऊसर भूमि है और जंगल के नीचे है। जंगल के नीचे वाली जमीन को भारत सरकार ने ले रखा है। किस कानून के आधार पर? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, और एक दूसरा कानून है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ये दो कानून के आधार पर जंगल की सारी जमीन सरकार की है। इन दो कानूनों को बदलना है बस। और बदल के क्या करना है कि जंगल के नजदीक में जो जो गांव हैं उन सब गांवों की सामूहिक हिस्सेदारी उस जमीन की है जो सरकार ने फॉरेस्ट कवर के रूप में ले रखी है। कानून बदलते ही चमत्कार होगा इस देश में। आप बोलेंगे क्या? जैसे ही आप ये कानून बनाएंगे कि गांव जो जंगलों के नजदीक हैं उनकी सामूहिक हिस्सेदारी उस जमीन पर है, तो जमीन का हिस्सा जब गांव वालों का हो जाएगा तो उस जमीन पर वो सब कर डालेंगे जिसकी कल्पना आपने नहीं की है। इतना वो कर डालेंगे क्योंकि हमारे देश में जंगलों के नजदीक जो रहने वाले लोग हैं ना वो सब वनवासी हैं। दुर्भाग्य से हम सब उनको आदिवासी कहते हैं। आदिवासी तो हम सभी हैं, वो वनवासी हैं। हम वन में नहीं रहते, वो जंगल में रहते हैं। तो ये जो वनवासी लोग हैं इनके कंट्रोल में, इनके अधिकार में जैसे ही जमीन आएगी तो उनको इतना ज्ञान है जड़ी बूटियों को लगाने का, उनको इतना ज्ञान है फल फूल पैदा कराने का, उनको इतना ज्ञान है अनाज के उत्पादन को बढ़ाने का, और उनके तरीके से वो सब ज्ञान का भरपूर उपयोग करेंगे और इस पूरी ऊसर जमीन को एक हरा भरा, एक बहुत सुंदर व्यवस्थित या तो खेत बना देंगे या जंगली बना देंगे। ऊसर नहीं रहेगी। आप बोलेंगे जी ऊसर जमीन को कैसे किया जा सकता है? बहुत आसान काम है। ऊसर जमीन को ठीक करने के कोई मुश्किल रास्ते नहीं है। बहुत आसानी से भारत की 17 करोड़ हेक्टेयर ऊसर जमीन को उपजाऊ बना सकते हैं। बस इतना ही करना है। गाय का गोबर, भैंस का गोबर, बैल का गोबर, गाय का मूत्र, भैंस का मूत्र, बैल का मूत्र, माने जानवरों का जो गोबर है मल और जानवरों का जो मूत्र है, इसको एक निश्चित अनुपात में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेशियो प्रोपोर्शन, एक निश्चित अनुपात में मिलाकर ऊसर जमीन पर 3 साल तक डालते रहना है। चौथे साल में वो जमीन सोना पैदा करने लगेगी, क्योंकि ये करके देख लिया गया है इस देश में। हमारे देश के हजारों किसानों ने यह परीक्षण किया है कि जिस जमीन पर घास का तिनका नहीं उगता उस जमीन पर गाय का गोबर, गाय का मूत्र लगातार मिलाकर 3 वर्ष तक छिड़कते रहने पर उसी जमीन में सबसे ज्यादा उत्पादन हो जाता है। आप बोलेंगे जहां पत्थर है वहां भी उत्पादन हो जाता है। पत्थर वाली जमीन में इतना भरपूर आम आता है और इतना भरपूर आंवला पैदा होता है कि आप हैरान हो जाएंगे। जो जमीन में पत्थर ज्यादा है ना वहां आयरन बहुत है, लोहा बहुत है।
और जिस जमीन में लोहा बहुत होता है ना, वहां आम और आंवले जैसे सैकड़ों फल भरपूर पैदा होते हैं। तो हम हमारे देश की जो बची हुई 17 करोड़ हेक्टेयर जमीन को उपजाऊ बनाकर गांव के लोगों को स्वावलंबन दे सकते हैं और वनवासी लोगों को धन धान्य से समृद्ध कर सकते हैं। वहां जड़ी बूटियां उगाई जा सकती हैं, फलों का उत्पादन किया जा सकता है और उसमें बहुत सारा अनाज भी पैदा हो सकता है। उस जमीन को सुधारने का काम अगर हम कर पाए तो आप बोलेंगे ये काम कौन करेगा? पहले कानून बदलना है, फिर ये काम करेंगे हम सब मिलके। परिणाम जानते हैं क्या होगा? अभी हमारे देश में 21 करोड़ टन अनाज पैदा होता है जितनी भूमि पर हम खेती करते हैं, फिर दुगनी भूमि हमारे पास हो जाएगी तो 42 करोड़ टन अनाज तो हम ऐसे ही पैदा कर लेंगे। और 42 करोड़ टन अनाज पैदा हो गया तो दुनिया के 50 देशों के एक एक भूखे आदमी का पेट हम आराम से उस अनाज से भर देंगे। कोई 50 देशों में भूखा नहीं सोएगा, इतना अनाज हमारे पास होएगा। और उस अनाज को बेचकर विदेशी मुद्रा कमाएंगे और उस विदेशी मुद्रा से देश के संसाधनों को बढ़ाएंगे। तो फलों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, अनाज का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और इस जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा। भारत देश में अंग्रेजों के जमाने का एक कानून चला आ रहा है और वो कानून जानवरों को कत्ल करने का कानून है। जानवरों को कत्ल किया जाता, आपको मालूम है, कानून के हिसाब से। और हर साल इस देश में 10 करोड़ जानवर काट दिए जाते हैं। काटने का कारण क्या है? उनको काटकर मांस पैदा होता है, गाय का मांस, बैल का मांस, भैंस का मांस, बकरे बकरी का मांस। वो मांस दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है। तो सरकार बार बार एक कुतर्क देती है कि जानवरों को काटना बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें मांस निर्यात करके जो विदेशी मुद्रा मिल रही है वो विदेशी मुद्रा हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उससे हमको डीजल पेट्रोल खरीदना है। और ये डीजल पेट्रोल हर साल इसका उपभोग बढ़ता ही जा रहा है, कंजम्पशन बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए जानवर कटना बहुत जरूरी है। इस कुतर्क के आधार पर 63 वर्षों से लगभग 10 करोड़ जानवर हर साल कट रहे हैं। अब आप सोचो, हर साल जिस देश के 10 करोड़ जानवर कटें तो उस देश का तो सारा धन खत्म हो रहा है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा ना, ऊसर जमीन को उपजाऊ बनाना है, बंजर जमीन को उपजाऊ बनाना है, तो उसमें सबसे बड़ी चीज है वो गोबर है। गाय का हो, बैल का हो, भैंस का हो, जानवरों का हो। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है वो मूत्र है। तो गोबर और मूत्र देने वाले तो जानवर हैं, और इन जानवरों की मदद से हम हमारे देश की 17 करोड़ हेक्टेयर जमीन को अगर उपजाऊ बना सकते हैं तो इन जानवरों की कीमत तो बहुत बड़ी है। क्योंकि 17 करोड़ हेक्टेयर जमीन को उपजाऊ करने के लिए दुनिया के किसी देश के पास कोई केमिकल नहीं है। हमारी सरकार झक मार के परेशान हो चुकी है। 63 साल में भारत सरकार ने दुनिया भर के इतने देशों को यह कहा कि भारत की ऊसर और बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए कोई हमको केमिकल दे दो। दुनिया के देशों ने कई तरह के केमिकल हमें दिए। एक जिप्सम नाम का केमिकल आता है, बाहर के देशों से हम आयात करके जमीन पे छिड़कते हैं, थोड़ा उत्पादन उससे बढ़ जाता है, थोड़े दिन में फिर वहीं पहुंच जाता है। तो दुनिया के पास कोई केमिकल नहीं है, और भगवान ने ये सारी ताकत जानवरों के गोबर में दे रखी है, मूत्र में दे रखी है। तो क्यों ना जानवरों का गोबर और मूत्र उपयोग किया जाए उस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए, तो उनका कत्ल क्यों किया जाए? तो ये कानून हमें तुरंत बंद कराना है, जानवरों के कत्ल करने का कानून। इस कानून के खत्म होते ही 10 करोड़ जानवर हर साल जिंदा रहने लगेंगे। उनका जो गोबर और मूत्र है वो हमारे खेतों को उपजाऊ बनाने के काम में आएगा। आपको मालूम है, हमारी जो आज की जमीन पे खेती होती है, जिसको हम करीब 17-18 करोड़ हेक्टेयर मानते हैं, उस जमीन की खेती के लिए 5 लाख करोड़ रुपया किसानों को खर्च करना पड़ता है, यूरिया के, डीएपी के, सुपर फॉस्फेट के उपभोग के लिए। यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट और उस पर आने वाले कीड़ों को मारने के लिए कीटनाशक, एंडोसल्फान, मेलाथियान, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोरोपाइरीफॉस, डाइक्रोमेट, मोनोक्रोटोफॉस, ऐसे 786 किस्म के कीटनाशक और 3 किस्म की रासायनिक जहरीली खाद, ये कुल मिलाकर 5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा किसान करते हैं। तब 17 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर कुछ खेती होती है। और ये इसलिए हो रही है खर्चा क्योंकि गोबर और गोमूत्र उपलब्ध नहीं है किसानों के पास, क्योंकि जानवर कट रहे हैं जो गोबर और गोमूत्र दे रहे हैं। तो इन जानवरों का कत्ल अगर हमने रोक लिया
तो ये 5 लाख करोड़ का जो यूरिया, डीएपी और हमें एंडोसल्फान छिड़कना पड़ रहा है, इसकी बचत हो जाएगी और बची हुई 17 करोड़ हेक्टेयर जमीन के लिए और खाद हो जाएगा। इतना बड़ा स्वावलंबन पूरे देश में आ जाएगा। जानवरों को कत्ल करने से बचाएं और इस कानून को बदलवाएं। और जब उत्पादन होगा ना, उस उत्पादन का मूल्य भी 5 से 10 लाख करोड़ तक तो हो ही जाएगा। तो अभी हम जो अन्न का उत्पादन कर रहे हैं वो दोगुना हो सकता है, उसका मूल्य दोगुना हो सकता है, उसका निर्यात हम दुनिया भर में करके भूखों का पेट भर सकते हैं, क्योंकि हमारी जरूरत का पूरा होने के बाद हम किसी को भी दे सकते हैं। कई तरह से देश की समृद्धि बढ़ने का काम हो सकता है। 2 कानून के खत्म होते ही, लैंड एक्विजिशन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और जानवरों को कत्ल करने का कानून, ये 3 कानून बदलते ही काम शुरू हो जाए। तो कानून बदलने के लिए तो परम पूजनीय स्वामी जी और जो केंद्रीय टीम है वो सरकार को लगातार दबाव डालती रहेगी अगले 4-5 वर्षों तक। आपको क्या करना है, आप उस दबाव को बढ़ाने के लिए सदस्यों की भर्ती करते जाइए, ये काम आपको करना है। सरकार से बात करनी है, मंत्री को कन्विंस करना है, संसद को कन्विंस करना है, विधानसभाओं को कन्विंस करना है, मुख्यमंत्रियों को बताना है, ये सब काम हमारे जिम्मे है, हम कर लेंगे इसको। लेकिन ये सब काम करने के लिए जो ताकत चाहिए वो आपकी है, करोड़ों करोड़ों भारत स्वाभिमान के सदस्यों की है। क्योंकि जैसे ही किसी प्रधानमंत्री के सामने हम ये कहेंगे कि देखिए जी ये 3-4 कानून हमें बदलवाने हैं, और हम ये नहीं कह रहे हैं, 5 करोड़ भारत स्वाभिमानी ये कह रहे हैं, 10 करोड़ भारत स्वाभिमानी ये कह रहे हैं, 20 करोड़ कह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को तो कुर्सी सहित भवन हिल जाएगा, चिंता मत करिए। और उनको बहुत विनम्रता पूर्वक हम कहेंगे कि आपको भूतपूर्व होना है कि अभूतपूर्व। अभूतपूर्व होना चाहते हैं तो ये कानूनों को बदल दीजिए जो अंग्रेज हमारे सिर पे बिठा के चले गए। आपका नाम आने वाले इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिख जाएगा। और जो भूतपूर्व होना चाहते हैं तो अभी हमको मना कर दीजिए, फिर हम 20 करोड़ लोग दिखा देते हैं अपनी ताकत कि आपको कितनी जल्दी हम भूतपूर्व बना दें। और एक प्रधानमंत्री को आपने भूतपूर्व कर दिया तो आने वाला हर प्रधानमंत्री डरेगा आपसे कि इनकी तो ताकत भूतपूर्व करने की है, इनसे डर के रहो, बच के रहो, जैसा कह रहे हैं वैसा करते रहो। तो कानून बदल जाएगा, नीतियां बदल जाएंगी, व्यवस्था बदल जाएगी। तो आपको ताकत बढ़ानी है। और ये ताकत कैसे बढ़ेगी? ये ताकत बढ़ाने का एक काम आप करिए, हर दिन 2, 5, 10, 20 लोगों को भारत स्वाभिमान से जोड़ते जाइए। फिर और एक कानून हमें बदलना है इस देश में। थोड़ा आगे बढ़ता हूं कि हमारी कृषि व्यवस्था में बहुत सारी ऐसी चीजें पैदा होती हैं जिनका हम गांव में ही मूल्यवर्धन करें। अंग्रेजी में हम उसको कहते हैं वैल्यू एडिशन। गांव में ही मूल्यवर्धन करें और उनको बाजार में बेचें। अभी क्या हो रहा है, अंग्रेजों की समय की नीति चली आ रही है इस देश में कि गांव में जो प्राथमिक वस्तुएं पैदा होती हैं जिसको हम कच्चा माल कहते हैं वो हम निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और दूसरों को बेचते हैं। कच्चा माल बेचना अपने आप को फांसी लगाने के जैसा है। हम कच्चा माल बेचते हैं, क्या बेचते हैं? कपास बेच देते हैं दूसरे देशों को, हम लोहे का अयस्क बेच देते हैं दूसरे देशों को, हम बॉक्साइट बेच देते हैं, बॉक्साइट माने एल्यूमिनियम बनाने वाला अयस्क, वो हम बेच देते हैं, हम कॉपर का ओर बेच देते हैं दूसरे देशों को। तो 90 किस्म के बेशकीमती खनिजों को सीधा खोद कर दूसरों को बेच देते हैं हर साल। ये बेचना हमें बंद करना है। एक नीति बनानी है पूरे देश में और उसके आधार पर कानून गढ़ना है। नीति क्या बनानी है कि भारत से कोई भी कच्चा माल बिकने को विदेश में नहीं जाएगा। जो भी हम बेचेंगे पक्का माल बना के बेचेंगे। हम कपास नहीं बेचेंगे, कपास से कपड़ा बनाएंगे खादी का और उसे बेचेंगे। हम आलू नहीं बेचेंगे, आलू से चिप्स बनाएंगे और 500 रुपए किलो बेचेंगे उसे। आलू तो बिकता 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, और वही आलू का चिप्स बनाकर आपको मालूम है अमेरिका की कंपनियां भारत में बेच देती हैं 500 रुपए किलो। देखा है वो पैकेट आता है, अंकल चिप्स, रफल्स चिप्स, हॉस्टेस का, टॉप रेमन का। वो आलू के चिप्स का पैकेट खोलो तो आधे से ज्यादा तो हवा निकलती है उसमें। और आलू के चिप्स अगर गिनोगे ना तो 15 से ज्यादा नहीं निकलते।
और वो पैकेट 15 रुपए का आता है। ऐसी लूट मची हुई है। आलू बेचो 5 रुपए किलो, आलू का चिप्स 500 रुपए किलो, 700 रुपए किलो। तो क्यों बेचे हम आलू? भारत में 1,90,000 गांव में आलू होता है और भरपूर होता है। और ये भारत की जलवायु और भूमि ऐसी है जो आलू के लिए बहुत उपयुक्त है। तो जब 1,90,000 गांव में आलू हो रहा है तो उस गांव से आलू हम खाएंगे सब्जी के रूप में। जितना आलू बचेगा उसका चिप्स गांव में ही बनवाएंगे, क्योंकि गांव में हर माँ, हर बहन, हर बेटी और हर भाई आलू का चिप्स बनाना जानता है, क्योंकि इसको बनाने में कोई मशीन नहीं लगती, ये तो हाथ का काम है। इतना हुनर अगर हमारी माताओं के हाथ में है, बहनों के हाथ में है, क्यों ना देश के लिए उसका सदुपयोग किया जाए। तो गांव गांव आलू का चिप्स बनाने का गृह उद्योग चलाया जाए। आलू हर गांव में है, चिप्स वहीं बने, पैकेट में वहीं भरा जाए और अमेरिका में बिके, यूरोप में बिके। खाओ भारत का आलू का चिप्स। अभी तक वो हमें खिला रहे हैं, फिर हम खिलाएंगे उनको। आप बोलेंगे जी हम नहीं खाएंगे क्या आलू का चिप्स? परम पूजनीय स्वामी जी मना करते हैं मत खाओ इसको। तो हम नहीं खाएंगे, क्योंकि अपना फैट क्यों बढ़ाएं, अपना कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ाएं? जिनका बढ़ना है उनका बढ़े, अमेरिका वालों का बढ़ना है तो बढ़े, यूरोप वालों का बढ़ना, क्योंकि उनके पास आलू के अलावा है ही नहीं कुछ और खाने को। आपको मालूम है अमेरिका में जो सबसे बड़ा और यूरोप में जो सबसे बड़ा खाद्य पदार्थ है ना, वो आलू ही है। और दूसरी चीज है प्याज। तो आलू में प्याज मिला के खाते हैं, प्याज में आलू मिला के खाते हैं, और कुछ है ही नहीं। इतने गरीब हैं बेचारे, दो के अलावा कुछ है ही नहीं खाने को। तो जिनको खाना है आलू का चिप्स वो खाएंगे, हमको नहीं खाना है तो सब निर्यात ही कर देंगे। अपने पास तो आलू के अलावा बहुत कुछ है खाने के लिए। मैंने एक दिन हिसाब निकाला, 1,90,000 गांव, हर गांव में एक एक घर में ये चिप्स बनाने का काम अगर हम करवा सकें और उसकी मार्केटिंग और पैकेजिंग कोई एक संस्था अपने हाथ में ले ले, एक मदर इंडस्ट्री बने, उसके नीचे गांव की छोटी छोटी गृह उद्योग काम करें, तो बहुत बड़ी फतेह, बहुत बड़ी विजय हम कर सकते हैं। तो आलू नहीं बेचेंगे, चिप्स बेचेंगे। इसी तरह का और एक उदाहरण देता हूं। भारत के 4 लाख गाँव में कपास होती है, 4 लाख गाँव। और जो कपास होती है ना, वो कपास हम कई बार सीधे निर्यात कर देते हैं। कपास की गांठ बनाते हैं, गांठें निर्यात हो जाती हैं। हम नीति बनाएंगे वो ये कि कपास निर्यात नहीं होगी, कपास का सूत बनेगा, सूत से कपड़ा बनेगा, कपड़ा निर्यात होगा। कपास बिक जाती है 12-15 रुपए किलो, और कपड़ा बनाकर बेचो ना तो वही कपड़ा बिकता है 300-350 रुपए किलो। किलो के हिसाब से बात कर रहा हूं। जो कपास हम 12-15 रुपए किलो में बेच देते हैं, उसी कपास का कपड़ा अंतरराष्ट्रीय बाजार में 350 रुपए किलो में बिकता है। तो हम सीधे कपड़ा क्यों नहीं बेचे? और भारत का कपड़ा तो ऐसा अद्भुत होगा, हाथ से बना, हाथ से कता। दुनिया लट्टू है इस कपड़े पर। पूरी दुनिया के यूरोप और अमेरिका के बाजार में आप झूठ मूठ को ये कह दो कि ये कपड़ा हाथ से बना है और हाथ से बुना है, आप जो कीमत मांगोगे वो देने को लोग तैयार हैं। क्योंकि हाथ से बने कपड़े को पहनने का और हाथ से बुने कपड़े को पहनने का सैकड़ों साल से वो भूल गए हैं, क्योंकि मशीन का बना कपड़ा पहनने को मिलता है और मशीन से ही वो बुनता है। तो अमेरिका और यूरोप में लोग मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं हाथ के बुने कपड़े को खरीदने के लिए। MDH हमें वही करना। 4 लाख गांव में हम चरखे चलवा सकते हैं, सूत बनवा सकते हैं, खादी बन सकती है, और वो खादी दुनिया भर के देशों में निर्यात होकर लाखों करोड़ों रुपए देश की आमदनी बढ़ा सकती है। मैंने एक दिन हिसाब निकाला था कि ये 4 लाख गांवों में खाली सूत बने, कपड़ा बने, इसी काम में 15 करोड़ लोगों को जिंदगी भर के लिए रोजगार मिल सकता है। 15 करोड़ लोगों को। आप सोचो, एक तो बेरोजगारी भी खत्म हो हमारी। तो ध्यान में दिलाना चाहता हूं वो आपको ये कि हम कपास निर्यात कर रहे हैं तो देश की बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं और रोजगार का निर्यात कर रहे हैं। अगर हम कपास से कपड़ा बना रहे हैं तो देश की समृद्धि बढ़ा रहे हैं, रोजगार बढ़ा रहे हैं और बाहर से रोजगार का आयात कर रहे हैं। इसी तरह का और एक उदाहरण देता हूं। हमारे भारत देश में बहुत बड़े पैमाने पर
अन्न पैदा होता है, गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर, कई बार सरकार के पास बफर स्टॉक में बढ़ जाता है तो दूसरों को वो निर्यात कर देते हैं, गेहूं निर्यात कर देते हैं, कई बार कुछ और निर्यात कर देते हैं। हम जो नीति बनाएंगे वो ये कि किसी भी देश को निर्यात करना पड़े अगर बफर स्टॉक बढ़ गया तो। बफर स्टॉक बढ़ने का माने रखने की जगह नहीं है और वो गेहूं सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, इसलिए उसका निर्यात करके कुछ पैसा कमा लिया जाए। तो हम गेहूं निर्यात नहीं करेंगे, गेहूं का आटा बनाएंगे, आटा निर्यात करेंगे। गेहूं के आटे में से मैदा निकालेंगे, मैदा निर्यात करेंगे। गेहूं के आटे में से मैदा निकलने के बाद सूजी निकालेंगे, सूजी का निर्यात करेंगे। एक ही गेहूं में से 3 चीजें बना के हम निर्यात कर सकते हैं। और गेहूं निर्यात होता है 10-11 रुपए किलो और आटा बिकता है 26 से 30 रुपए किलो। तो 11 रुपए किलो की चीज से अगर 26 रुपए किलो का भाव मिलता है तो 11 रुपए किलो की क्यों बेचें? हम तो 26 रुपए किलो की बेचेंगे। और आटे को ऐसा बनाएंगे, आरोग्य आटा जैसा, उसमें गेहूं है, चना है, जव है, फिर उसमें बाजरी है, फिर ऐसे 9 तरह के अनाज मिला के जो दुनिया के देशों ने कभी खाया नहीं, कभी स्वाद भी नहीं चखा, वो तो दीवाने हो जाएंगे इस आटे। इसमें कैल्शियम भी भरपूर है, आयरन भी भरपूर है। और दुनिया भर के लोगों को कैल्शियम और आयरन की पूर्ति के लिए जो गोलियां खानी पड़ती हैं, ये आटा उन गोलियों को खत्म कर देगा। अंत में उन गोलियों को बनाने वाली कंपनियां भी झक मार के यही आटा बेचेंगी, गोलियों को खत्म करना पड़ेगा। तो हम हमारे देश को गांव के स्तर पर कैसे स्वावलंबी बना सकते हैं। और एक उदाहरण देता हूं, हमारे देश में 1 लाख से ज्यादा गांव में टमाटर पैदा होता है। टमाटर की चटनी बन सकती है, सॉस। अब टमाटर बिकता है 12-15 रुपए किलो, टमाटर की चटनी बिकती है 200 रुपए किलो। मालूम है? मैगी हॉट एंड स्वीट चिली सॉस, और वो बिकती है ये क्या कि इट्स डिफरेंट। उसका डिफरेंस पता है क्या है? 3 महीने पुरानी सड़ी गली है, यही है डिफरेंस उसका। घर में हम टमाटर की चटनी ताजा बना के खाते हैं, वो 3 महीने पुराना होता है और वो 200 रुपए किलो बिक सकता है। टमाटर 10 रुपए किलो बिक रहा है। तो जो जो देश में टमाटर वाले गांव हैं उन सब जगह टमाटर की चटनी बन सकती है और ये घर में बन सकती है। इसके लिए कोई दूसरा बड़ा उद्योग लगाने की जरूरत नहीं। इसी तरह देश में अंगूर होता है, इसी तरह देश में 2000 से ज्यादा चीजें गांव में जो होती हैं उनको पक्का माल बना के ही बेचना है, कच्चा माल नहीं बेचना। एक और उदाहरण देता हूं, गन्ना हमारे देश में करीब करीब 4 लाख गांव में होता है। जितने गांव में कपास होती है उतने में गन्ना होता है। और गन्ने का हम जो है ना रस निकाल के अभी चीनी बनाते हैं, और चीनी बहुत घाटे का सौदा है। चीनी की मिलों को चलाने के लिए सरकार को हजारों करोड़ की सब्सिडी देनी पड़ती है, तब भी चीनी मिलें घाटे में रहती हैं। और इतने घाटे में रहती हैं कि किसानों के गन्ने का मूल्य नहीं दे पाते वो उसी समय जिस समय गन्ना खरीदते। इतनी बुरी हालत है चीनी मिलों की। तो सरकार सब्सिडी देना बंद कर दे तो सारी चीनी मिलें ध्वस्त हो जाएं 1 मिनट में। कारण जानते हैं क्या है? गन्ने का रस निकालना और उससे गुड़ बनाना ये सबसे आसान तकनीकी है भारत में, लेकिन गन्ने का रस निकाल के उसका चीनी बनाना ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है भारत में, बहुत जटिल है। गन्ने का रस निकाल के जब चीनी बनाते हैं 23 तरह के तो जहर उसमें मिलाने पड़ते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से। और वो जहर मिलते मिलते वो चीनी नहीं रहती, जहरी हो जाती है। और वो जहर खा खा के हम अपनी डायबिटीज बढ़ाते रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट अटैक आता है और तमाम तरह की बीमारियां हैं। तो बजाय इसके हम इतना सा करें कि गुड़ बने और गुड़ शक्कर बने। एक होता गुड़ और एक होता गुड़ शक्कर, जिसको कई कई गांवों में गुड़िया शक्कर भी कहते हैं। और एक होता बूरा। बूरा तो आप सब जानते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खांड जिसको कहते हैं। तो बूरा है, गुड़िया शक्कर है और गुड़ है। ये 3 उत्पाद पूरी दुनिया में भारत के डिमांड है इनकी। बस इसके लिए कानून बदल करना है। आप बोलेंगे कानून क्या है? अंग्रेजों के जमाने में सबसे पहली चीनी मिल लगी थी इस देश में और चीनी का उत्पादन अंग्रेजों ने शुरू कराया था। उस समय उन्होंने शुगर के लिए कानून बना दिया था। कानून ये है कि किसान कई इलाकों में गुड़ नहीं बना सकता, कानूनी पाबंदी है उस पर। आपको सुन के धक्का लगेगा कि भारत में 17 राज्यों में यह कानून है कि किसान कानूनन गुड़ नहीं बना सकता। जो वो बना रहे हैं वो सब गैर कानूनी है और अंग्रेजों के जमाने का कानून है ये।
और अंग्रेजों ने सोच सोच कर उस इलाके में ये कानून लगवाया जहां पर गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है, क्योंकि उनको चीनी मिल के लिए गन्ना चाहिए। गन्ना तभी मिलेगा जब गुड़ ना बने, तभी वो बचेगा, नहीं तो बचेगा क्यों। तो उन्होंने ये स्वार्थ के लिए कानून बनवा दिया और इस कानून से वो 150 साल अपनी पूर्ति करते रहे। चीनी यहाँ बनाते रहे और इंग्लैंड और यूरोप में बेचते रहे, क्योंकि उनको चीनी ही खाने की आदत है और हमारे किसान गुड़ बनाने से वंचित हो गए। हमको ये कानून बदल देना है और राज्य स्तर पर ये कानून बदला जाएगा। ये केंद्र का नहीं है, राज्यों के स्तर का कानून है। तो राज्यों में ये कानून बदलवा दें, हर किसान को छूट हो कि वो अपना गन्ना पैदा करे, गुड़ बनाए, बूरा बनाए, खांड बनाए, गुड़िया शक्कर बनाए, जहां चाहे बेचे। अगर ग्लोबलाइजेशन विदेशी कंपनियों के लिए हो सकता है तो ग्लोबलाइजेशन किसानों के लिए क्यों नहीं होना चाहिए। विदेशी कंपनियों को पूरी छूट है इस देश में कि वो कुछ भी बनाएं और कुछ भी बेचें और कहीं भी ले जाएं, तो ये छूट किसानों को क्यों नहीं हम दे सकते कि वो गुड़ बनाएं, गुड़िया शक्कर बनाएं, बूरा बनाएं, जहां चाहें वहां बेचें। और कितना बड़ा रोजगार पूरे देश में हो सकता है। 4 लाख गांवों में गन्ना होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। करोड़ों किसानों को रोजगार हम इस काम में दे सकते हैं। इसी तरह से छोटी छोटी बातें लेकिन बड़े गहरी महत्व की। एक दो बात और समझाता हूं। हमारे भारत में बहुत सारे किसान फल की खेती करते हैं और सब्जियों की खेती करते हैं और हर साल हमारे देश में 60,000 करोड़ रुपए का फल और सब्जियां सड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो हमारे किसानों को छोटी छोटी समितियां बनाकर, समूह बनाकर, ये जो फल और सब्जियां सड़ रहे हैं, ये सड़ने वाले फल और सब्जियों को ही प्रोसेसिंग करवा दिया जाए तो 60,000 करोड़ की आमदनी तो ऐसे ही होती है देश को। और इसी काम के लिए पतंजलि फूड पार्क बना। सारे देश में ऐसे 10, 20, 50, 100, 200, 500 पतंजलि फूड पार्क अगर हो जाए और 60,000 करोड़ का फल और सब्जियां जो सड़के बर्बाद हो रहा है इस देश में, वो उनमें आने लगे और उनमें डिब्बे बंद होके, पैकिंग होके दुनिया और देश में बिकने लगे, तो किसानों के लिए कितना बड़ा रोजगार और समृद्धि देश के लिए कितनी, और स्वावलंबन कितना। मक्का होता ना, मक्के का कॉर्नफ्लेक्स बना के बेचा जाता है और लूट रहे हैं हमको। विदेशी कंपनियां तो घुसे हुए हैं इस बाजार में। उनको मालूम है कि भारत के लोगों को मक्का पसंद है, तो मक्के का वो जो फूला जैसा बनाते हैं जिसको वो कॉर्नफ्लेक्स करते हैं, वो भी पसंद होगा तो वो बना के खिला रहे हैं। मक्का हमसे ले रहे हैं, कॉर्नफ्लेक्स भी हमको ही खिला रहे हैं। मक्का हमारा वो लेते हैं 7-8 रुपए किलो और कॉर्नफ्लेक्स हमको खिला देते हैं 150, पौने 200 रुपए किलो का। अब ये कॉर्नफ्लेक्स हम क्यों नहीं बना सकते जो विदेशी आके कर रहे हैं इस काम को। भारत के जितने गांवों में मक्का होती है, 60,000 से ज्यादा गांवों में मक्का बाजरा होता है। जिन जिन गांवों में मक्का होता है, बाजरा होता है, वो सभी घरों में ये कॉर्नफ्लेक्स बनाने का गृह उद्योग चलाया जा सकता है। लाखों करोड़ों माताओं बहनों को काम देके देश के लोगों को कॉर्नफ्लेक्स उपलब्ध कराया जा सकता है। और विदेशी बेच रहे हैं 150, पौने 200 रुपए किलो, हम तो उसको दे सकते हैं 35-40 रुपए किलो। कीमत में सस्ता, क्वालिटी में अच्छा, और ऑर्गेनिक बना के बेचे तो दुनिया का हर देश खाने को तैयार है और खरीदने को तैयार है। मैं एक दिन देख रहा था कॉर्नफ्लेक्स का दुनिया का बाजार पता है कितना पड़ा है? 50 अरब डॉलर का। 50 अरब डॉलर। 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं, 1 डॉलर में 50 रुपए। 50 अरब डॉलर का कॉर्नफ्लेक्स का बाजार है पूरी दुनिया में। ये पूरे बाजार पर भारत अकेले कब्जा कर सकता है, क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी की हम मक्का पैदा कर सकते हैं कोई नहीं पैदा कर सकता। क्योंकि मक्के के लिए जो भूमि चाहिए वो भारत में सबसे अच्छी, और मक्के को जो बहुत आसानी से उपलब्ध होने वाली चीजें चाहिए वो भारत में आसानी से उपलब्ध है। ऐसे ही गेहूं का हो सकता है, गेहूं का दलिया बना के सबको खिलाया जा सकता है, जौ का बना के कॉर्नफ्लेक्स वो खिलाया जा सकता है, जब चौलाई का बना के खिलाया जा सकता है। सब तरह के अनाजों का प्रोसेसिंग करके सारे दुनिया को हम खिला सकते हैं। मैं अंत में आपको कृषि क्षेत्र में इतनी सी बात कर रहा हूं कि खाली कृषि उत्पादन को स्वावलंबन की तरफ हम ले जाएं, सिर्फ कृषि उत्पादन को, और गांव में गृह उद्योग शुरू करा दें। एक दिन तो मैं हिसाब लगा रहा था कि भारत में एक साल में जितना गेहूं का आटा खाया जाता है और दुनिया भर में एक साल में जितना गेहूं के आटे से पाव रोटी और डबल रोटी बनाई जाती है, इसको दोनों को जोड़ लिया जाए और इसका आटा बनाने का काम भारत के हर गांव में शुरू कर दिया जाए। 20 करोड़ परिवार हैं तो 20 करोड़ चक्कियां अगर गांव में दे दी जाएं, बांट दी जाएं पत्थर वाली, जिसको हम सब चलाएं, अपना पेट कम करें, अपना वेट कम करें,
चक्की चलाएं, आटा बनाएं, उस आटे को पैक करके दुनिया भर में बेचें। ये अकेला उद्योग पूरे भारत को स्वावलंबी बना सकता है, अकेला उद्योग, इतनी ताकत है इसमें। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ें, भारत को डीजल और पेट्रोल में भी हम स्वावलंबी बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? देखो भैया, डीजल और पेट्रोल जब जलता है और जो ऊर्जा वो पैदा करता है, उसी ऊर्जा को पैदा करने का एक दूसरा विकल्प भी है पूरी दुनिया में हजारों साल से, और उस विकल्प को कहते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये एलपीजी जो है ना, डीजल पेट्रोल का ही विकल्प है। एलपीजी एक गैस है जो डीजल पेट्रोल की मदद से बनती है। इसी के बिल्कुल समानांतर एक और गैस है जो दुनिया भर में आजकल उपयोग की जा रही है, उसका नाम है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये जो सीएनजी है ये जमीन में स्वतंत्र रूप से पैदा होती है, और एलपीजी जो है वो डीजल और पेट्रोल की मदद से बनती है। आज हम हमारे देश का डीजल पेट्रोल का खनन शुरू करें और ढूंढ ढूंढ के भारत के इलाकों को चिन्हित करें, तो वैज्ञानिक और विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि भरपूर भंडार हमारे पास है। हम एलपीजी भी बना सकते हैं, डीजल पेट्रोल भी बना सकते हैं। हमने तो अभी तक खनन किया नहीं है, और किया है तो वो निजी कंपनियों के स्वार्थ के लिए बलिदान कर दिया है। और इसी तरह से मैंने कहा सीएनजी गैस दो तरह से मिलती है, एक तो जमीन के नीचे से, और दूसरा गाय के गोबर, भैंस के गोबर को सड़ने के बाद जो गैस होती है वो भी यही है। बस हम उसको केमिस्ट्री में जो है ना मीथेन के नाम से जानने लगते हैं। मीथेन माने सीएनजी ही होती है। गोबर गैस जो है ना, गोबर गैस जिसको आप सुनते रहते हैं, वो मीथेन है। वो मीथेन को ही हम सीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस उसको कंप्रेस करना है, एक विशेष दबाव पर उसको सिलेंडर में भर के इस्तेमाल करना है, और वो वही काम कर सकती है जो एलपीजी कर सकती है। तो भारत में 48 करोड़ जानवर हैं। अगर 10 करोड़ जानवर हर साल कटना बंद हो जाए तो जितना गोबर और मूत्र है उससे हम ये गैस भी बना सकते हैं, और गोबर गैस के प्लांट गांव-गांव लगाकर खाद के लिए बढ़िया सामान बना सकते हैं, और गैस को सिलेंडर में भर के गाड़ियां चला सकते हैं। डीजल पेट्रोल की एक बूंद हमें खर्च करने की जरूरत नहीं है। सारे देश में जानवरों का गोबर इतना पर्याप्त है, अगर उनका कत्ल बंद कर दिया जाए, उस गोबर से खाद भी बनेगी और गैस भी बनेगी। गैस को सिलेंडर में भर के घर में भी जलाएंगे, गाड़ियों में भी चलाएंगे। आपको मालूम है, मुंबई में, दिल्ली में ऐसे बहुत सारे वाहन चलना शुरू हो गए। इसी तरह भारत के वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं। ये जो पानी है ना, पानी को ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अपने भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए खेमका जी हैं, उन्होंने पानी को तेल की तरह से इस्तेमाल करने लायक बना लिया है। माने पानी को डीजल और पेट्रोल की तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इतनी बड़ी खोज भारत में हो चुकी है। अब पानी तो पर्याप्त है अपने पास, भगवान का दिया हुआ बारिश का पानी अगर एक एक बूंद हम समेटना शुरू कर दें तो इतना भंडार है पानी का जो समाते नहीं बनेगा। मैं एक दिन अभ्यास कर रहा था तो पता चला कि जितनी हमारे पानी की जरूरत है उससे अभी भी 500 गुना ज्यादा पानी भगवान हमको देता है। जब कम बारिश होती है तब भी ये स्थिति है, बस हम उसकी बूंदों को समेटते नहीं है। जो पानी आपकी छत पर गिर रहा है उसको आप घर में इकट्ठा कर लो, जो पानी खेत में गिर रहा है उसको खेत में इकट्ठा कर लो, जो पानी गांव में गिर रहा है वो तालाब में इकट्ठा कर लो। एक एक बूंद पानी की अगर हम समेट लें तो पीने का पानी पर्याप्त है, खेती के लिए पर्याप्त है, उद्योग के लिए पर्याप्त है, और उसके बाद बचेगा उसको डीजल पेट्रोल की तरह से जलाएंगे अपनी गाड़ियों में। हमें किसी अरब देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, हम तो पूर्ण स्वावलंबी हो जाएंगे। तो भारत में स्वावलंबन के रास्ते बहुत हैं, बस इसमें ध्यान देने की बात है। चिकित्सा क्षेत्र में हम स्वावलंबी हो सकते हैं। परम पूजनीय स्वामी जी ने जब से ये योग प्राणायाम का अभियान शुरू किया है, सारे देश को और दुनिया के विशेषज्ञों को अब ये विश्वास हो गया है कि बिना गोली खाए, बिना इंजेक्शन लगाए जिंदगी की हर बीमारी ठीक की जा सकती है। कैंसर से लेके, डायबिटीज से लेके, अर्थराइटिस से लेके, ब्रोंकाइटिस से लेके, ब्रोंकियल निमोनिया से लेकर, ट्यूबरकुलोसिस से लेके गंभीर से गंभीर बीमारी
और हल्की से हल्की बीमारी सब मिलाकर अगर योग और प्राणायाम से ठीक हो सकती है, तो चिकित्सा स्वावलंबन का इससे बड़ा उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। पूरा चिकित्सा स्वावलंबन अपना और दूसरों का कर सकते हैं, और 50 लाख करोड़ का दुनिया का जो साम्राज्य बन गया है दवा कंपनियों का, इसको ध्वस्त कर सकते हैं और रावण की लंका की तरह से जला सकते हैं इसको। इसी तरह से शिक्षा में स्वावलंबन हम ला सकते हैं। हमारे भारत स्वाभिमान के हर गांव में एक योग शिक्षक अगर हो गया तो 6,38,365 गांव में योग की कक्षा लगेगी 1 घंटे, और 1 घंटे शिक्षा का काम चले। हर हमारा योग शिक्षक शिक्षा में भी चला जाए, और विद्यार्थी जो पढ़ नहीं सकते, जिनके पास पैसे नहीं, जिनके पास फीस नहीं, उनको हमारा योग शिक्षक पढ़ाए। और पढ़ाई वो पढ़ाए जो मैकॉले वाली नहीं हो, क्योंकि वो स्कूल कॉलेज में जाएंगे तो मैकॉले की पढ़ाई पढ़ेंगे। अगर हमारे स्कूल में आएंगे तो वो भारत स्वाभिमान की पढ़ाई पढ़ेंगे। तो उनको योग सिखाएं, प्राणायाम सिखाएं, शरीर विज्ञान बताएं, थोड़ा आयुर्वेद सिखाएं, थोड़ा नेचुरोपैथी सिखाएं। जीवन में काम आने वाली विद्याएं अगर देना शुरू करें तो मैं तो गारंटी देता हूं कि कोई भी उन स्कूलों में नहीं जाएगा, सब आपके यहाँ भर्ती हो जाएंगे आके। क्योंकि गांव के विद्यार्थियों को जो ज्ञान चाहिए वो किसी स्कूल में नहीं है। आप उनको बताओ ऊसर जमीन को कैसे उपजाऊ बना सकते हैं, गोबर गोमूत्र कैसे उपयोग कर सकते हैं, खेती का उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, उत्पादन बढ़ा के रोजगार कैसे निर्माण होता है, ये शिक्षा देना अगर आप शुरू कर दो तो ये सब स्कूल थोड़े दिन में वीरान नजर आएंगे। क्योंकि इन स्कूलों में यही शिक्षा नहीं दी जा रही है, फालतू शिक्षा देके समय खराब कर रहे हैं, पैसे बर्बाद कर रहे हैं। तो शिक्षा में हम स्वावलंबी हो सकते हैं, चिकित्सा में स्वावलंबी हो सकते हैं, और अगर सब स्तरों पर स्वावलंबन आ गया तो देश तो फिर खड़ा हो जाएगा। और ये देश अगर फिर खड़ा हो गया तो दुनिया को एक आदर्श बन जाएगा। नगर हमारे खड़े हो ही जाएंगे। नगरों की एक दो छोटी मोटी समस्याएं हैं। नगरों में बिजली कमी है। बिजली की कमी को पूरा करने के लिए एक ही वाक्य कहता हूं कि भारत में बिजली की कमी 1% भी नहीं है, बिजली की व्यवस्था में खोट है। हमारे यहाँ क्या होता है, बिजली बनती है किसी बड़े बिजली घर में, और उसका फिर ट्रांसमिशन होता है हजारों मील दूर, हजारों किलोमीटर दूर। जैसे बिजली बनती है एक जगह, आप सभी जानते हैं, और बिकती है जाके मुंबई में, दिल्ली में, हैदराबाद, सिकंदराबाद। तो बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, और इसमें हजारों किलोमीटर की यात्रा तारों के द्वारा होती है। और आप जानते हैं बिजली एक ऐसी ऊर्जा है जिसका ट्रांसमिशन नहीं करना चाहिए। जहां पैदा हुई वहीं उसका उपयोग करना चाहिए, नहीं तो ट्रांसमिशन में सबसे ज्यादा लॉस होता है। आपको मालूम है हमारे देश में 33% ट्रांसमिशन लॉस है। सरकार कहती है कि 1 लाख मेगावाट बिजली हम पैदा करते हैं हर घंटे, इसमें 33,000 मेगावाट बिजली खर्च हो जाती है ट्रांसमिशन में। मैंने सोचा कि अगर ये ट्रांसमिशन में खर्च होने वाली बिजली को ही बचा लें तो 1,33,000 मेगावाट बिजली आज हमारे पास है, और बिजली की 1 यूनिट की भी कमी नहीं है। फिर तो आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है? इसका बहुत सामान्य तरीका है कि बड़े उद्योगों को और रेल को लगने वाली बिजली अलग कर दो, और गांव के घरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली अलग कर दो। गांव के घरों में जो बिजली इस्तेमाल हो रही है वो 230 वोल्ट की है। रेलवे और बड़े कारखानों में जो बिजली इस्तेमाल हो रही है वो 11,000 वोल्ट की है। 11,000 वोल्ट की बिजली बड़े बिजली घरों से दे दो, रेल को और कारखानों को, और गांव के 230 वोल्ट की बिजली के लिए छोटे बिजली घर बना दो, 10-10, 20-20, 50-50 गांव का समूह बनाकर, और उसके लिए थोड़ा सा खर्चा करना है। वो खर्चे के लिए पैसा कहां से आएगा? स्विस बैंक में जो जमा है, जिस दिन वो भारत में आ जाएगा उसके 1% के खर्चे में भारत में 33,000 मेगावाट बिजली पैदा हो जाएगी। तो हम बिजली में भी शहरों को स्वावलंबी बना सकते हैं, पानी में भी शहरों का स्वावलंबन हो सकता है, सड़कों में भी शहरों को स्वावलंबी बना सकते हैं। हर स्तर पर यह देश स्वावलंबी हो सकता है, क्योंकि भगवान ने, परमपिता परमात्मा ने इस देश को इतना दिया है, दिल खोल कर दिया है, जी खोल कर दिया है। बस वो दिखाई देना चाहिए, और उसका सही नियोजन करने की बुद्धि और क्षमता हम में आनी चाहिए, और उसके हिसाब से तकनीकी और विज्ञान का विकास हमें करना है, और वैसे संकल्पवान लोगों को खड़ा करना है जो इस काम को कर सकें। तो आप सभी वो संकल्पवान लोग हैं जो आने वाले समय में इस देश में खड़े होंगे, और शायद भारत स्वाभिमान ही इस काम में अगुवाई करेगा।
लीडरशिप लेगा और भारत देश को जो भी जरूरत की तकनीकी है, जो भी जरूरत के संसाधन है, उसको उपलब्ध कराने में, नीतियां बदलवाने में, कानून बदलवाने में और व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में हमारी भूमिका सबसे अग्रणी होने वाली है। इसलिए आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को आप जिस दिन महसूस करना शुरू कर लेंगे, उसी दिन ये हो जाना शुरू हो जाएगी। मेरी एक छोटी सी बात को हमेशा याद रखिएगा, कोई भी काम दुनिया में असंभव नहीं होता, करने वालों का संकल्प कितना बड़ा है महत्व इस बात का होता है। आपका संकल्प जिस दिन बड़ा हो जाएगा, अपने से बड़ा, परिवार से बड़ा, गांव से बड़ा, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जिस दिन आप संकल्प करना शुरू कर देंगे, हर काम हमारे लिए सामान्य काम हो जाएगा, मामूली काम हो जाएगा, जिसको हम आसानी से कर पाएंगे। यही भावना के साथ आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से सब लोगों में भारत स्वाभिमान की ज्योति जले, हर दिल में यह प्रकाश पैदा हो जाए और सारा देश इकट्ठा होकर देश के स्वावलंबन को बढ़ाए, स्वदेशी के मार्ग पर चलकर